अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक 2025 की जो कि न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, जो उसकी एक्सरसाइज स्टडी करने लगे हैं। तो आज हम उसका क्वेश्चन ए जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है उसको स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज अ। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ कार्डबोर्ड्स की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको मेजर करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो कार्डबोर्ड आप समझ लें जैसे आपकी बुक के कवर हो गए, या जैसे कि एक पेज है, इसकी थिकनेस या इस तरह के कुछ पेजेस अगर हम कंपाइल कर दें तो उनकी थिकनेस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे अब आप अगर देखें तो एक कार्डबोर्ड की जो लेंथ होती है या थिकनेस की अगर हम बात करें तो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो जितनी क्वांटिटी आपके पास कम होगी नंबर्स में, तो उसको मेजर करने के लिए आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिसका लीस्ट काउंट भी कम हो और जो ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ उसको मेजर कर सके। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब यहाँ पे अगर हम मीटर रूल की बात करें तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, या मेजरिंग टेप का भी, मतलब इन दोनों का लीस्ट काउंट जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। अब अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ हो सकती है कार्डबोर्ड की। अगर कुछ कार्डबोर्ड्स को साथ जोड़ दिया जाए, वो अगर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा भी होते हैं तो वहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे जो वर्नियर कैलिपर है, ऑप्शन डी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इन दोनों में सबसे कम लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आता है 0.1 मिलीमीटर, मतलब ये 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक की पैमाइश कर सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें तो ये उसके 100 पार्ट्स को भी मेजर कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें दे सकता है बहुत कम थिकनेस जो कि कुछ कार्डबोर्ड्स की हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास सूटेबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो वहाँ पे उसने पूछा है 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, तो बुक में प्रीफिक्सेस का टेबल दिया हुआ है, उसमें आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं जो कि 10⁻⁻15 है। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। थर्ड एमसीक्यू पे आए, वहाँ पे है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब लाइट ईयर क्या होता है? अगर हम एक लाइट ईयर को देखें तो लाइट ईयर असल में, ईयर तो हम हमारे पास टाइम का एक यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर जो कंबाइंड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डिस्टेंस को मीटर्स किलोमीटर्स में मेजर करने की बजाय लाइट की स्पीड को कंसीडर करते हैं, और वो जितना डिस्टेंस एक साल में कवर करती है हम उसके लिहाज से उसको मेजर करते हैं। इट मीन्स जो लाइट ईयर है वो टाइम को मेजर नहीं करता बल्कि किसको मेजर करता है? डिस्टेंस को। सो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो यहाँ पे विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको हम किसी सूटेबल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं या किसी स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और वो क्वांटिटीज जिनको हम किसी सूटेबल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते या उनके कोई स्टैंडर्ड्स हमारे पास नहीं है जिनके साथ हम उनको कंपेयर कर सके, तो हम उन क्वांटिटीज को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है। इसी तरह डेंसिटी है, तो डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम की रेशियो से जो है ना वो मेजर करते हैं। और इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए भी हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, इसका मतलब इसके लिए भी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरमेंट के लिए। डेंसिटी के लिए भी है, डिस्टेंस के लिए भी। अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर जो है वो सिर्फ विजन से रिलेटेड है, मतलब हम चीज़ों के अंदर डिफरेंट रंगों को देखते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर एक मेजरमेंट है वो हम मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं ले सकते कि कलर्स कितने शार्प हैं, या उसके लिए हमारे पास कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है कि हम उसको कलर्स के जो शार्पनेस है या उनकी क्वालिटी को या क्वांटिटी को हम मैच कर सकें या उनके साथ कंपेयर कर सकें। सो हियर द राइट ऑप्शन इज सी, कलर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह हम फिफ्थ एमसीक्यू को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज। कौन सी एहतियात है जो आपने लाजमी करनी है जब आप एक मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर रहे हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है मैं थोड़ा बताता चलूँ। मेजरिंग सिलेंडर में हमारे पास असल में एक ऐसा टूल है या एक ऐसी डिवाइस है आप कह लें जिसके जरिए हम लिक्विड्स का या फिर इरेगुलर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी फिलहाल हम लिक्विड्स की बात करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर में एक ग्लास ट्यूब या ग्लास शेप्ड कंटेनर होता है, ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अब इस कंटेनर के अंदर जब हम कोई लिक्विड इंसर्ट करते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो इसके ऊपर पहले से रीडिंग्स मार्क्ड होती हैं एक सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग, और ये लीटर्स के अंदर या फिर मिली लीटर्स या इस तरह से जो है ना वो रीडिंग हमें दे सकता है। अब याद रखें जब भी आप एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर किसी लिक्विड को डालते हैं तो आपने देखा होगा जब आप बाहर से उसकी पैमाइश कर रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक इस तरह से कर्व बन जाती है ऊपर की तरफ या फिर कर्व बनती है नीचे की तरफ इस तरह से। अब ये कर्व बनती है, इसको हम कनकेव और कॉन्वेक्स कर्व्स कहते हैं, और ये जो लाइन है जहाँ से हम इसको देख रहे होते हैं इस कर्व को, ये जो कर्व बन गई है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है।
सेकंड ऑप्शन के अंदर, लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर। अब मेनिस्कस क्या है, ये कर्व है, ये कनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स, और इस मेनिस्कस के बनने की जो वजह है, मेनिस्कस के बनने की वजह वो सरफेस टेंशन होती है लिक्विड के अंदर। अब सरफेस टेंशन एक अलग टॉपिक है, खैर वो हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सरफेस टेंशन की वजह से ये जो कर्व्स बनती हैं हम इसको मेनिस्कस कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है। तो अब जब हमने मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग लेनी होती है तो हम मेनिस्कस को देखते हैं और बिल्कुल परपेंडिकुलर अपनी आंख के जो एंगल बन रहा है हमारे पास, जो रीडिंग हमने लेनी है, तो उसको बिल्कुल हम अपने सामने परपेंडिकुलर रखते हैं, ताकि ना तो हम नीचे से देखेंगे ना हम ऊपर से देखेंगे, बल्कि बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर देखेंगे ताकि किसी कोई गलती ना हो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है, चेक फॉर द जीरो एरर, जीरो एरर चेक करें। तो जीरो एरर जो है वो असल में एक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ऐसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऐसी स्टेज जिसके अंदर उसको जीरो रीडिंग देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है और अगर हम उसको क्लोज पोजीशन में लेके जाएं और उस स्टेज में उसको जीरो रीडिंग देनी चाहिए और वो जीरो रीडिंग नहीं देता, तो तब हम कहते हैं कि उसमें एरर है और उस एरर को हम जीरो एरर कहते हैं। लेकिन मेजरिंग सिलेंडर के केस में चूंकि एक ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ कंटेनर होता है और उसके ऊपर रीडिंग्स ऑलरेडी मार्क्ड होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई ऐसी स्टेज नहीं आती जिसमें हम वर्नियर या स्क्रू की तरह जीरो एरर का यूज कर सकें। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास राइट नहीं होगा कि हम जीरो एरर चेक करें, क्योंकि जीरो एरर का ज्यादातर यूज जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर होता है, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर होता है। इसी तरह अगर हम बी वाला ऑप्शन कंसीडर करें जो कि लिखा है लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ये वाली कर्व बनी है जिसको मेनिस्कस कहते हैं, आप इसके नीचे की तरफ से देखें ऊपर, मतलब नीचे की तरफ से आप रीडिंग नोट करें, तो ये बिल्कुल एक गलत मेथड होगा, क्योंकि जब आपकी आंख का एंगल चेंज होता है मेनिस्कस के जरिए, मेनिस्कस से, तो आपकी जो रीडिंग है वो उसमें कुछ मिलीलीटर्स का या कुछ पॉइंट्स का फर्क आ सकता है, और उस फर्क के आने की जो वजह है, जो एरर है, उस एरर को हम कहते हैं पैरालैक्स एरर। ठीक है, जो कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर उसने बताया। तो पैरालैक्स एरर बी वाला ऑप्शन अगर हम फॉलो करते हैं या इस प्रिकॉशन को हम फॉलो करते हैं तो उसमें पैरालैक्स एरर आ सकता है, इसलिए हम बी वाला जो ऑप्शन है वो हम राइट कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखें तो सी में लिखा है टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। तो इन चीज़ों की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप बहुत सारी रीडिंग्स लें और डिफरेंट डायरेक्शन से लें, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप परपेंडिकुलरली पैरालैक्स एरर को ओवरकम करते हुए आप रीडिंग लेते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन जो है पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, कि मेनिस्कस का जो बॉटम है आप बिल्कुल अपनी आंख को उसकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी आंख को बिल्कुल परपेंडिकुलर वे में पोजीशन करें और वहां पे जो रीडिंग आएगी वो आपकी बिल्कुल पैरालैक्स एरर के बगैर होगी। तो इसका मतलब इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है कि ये वाली प्रिकॉशन आपको लाजमी लेनी है मेजरिंग सिलेंडर में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी समहाउ हम इसको राइट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास डी वाला है। सेवरल रीडिंग्स आप ले सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर में जो उसको ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट कर सकती हैं, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड प्रिकॉशन नहीं है मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए। इसलिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बुक में भी लिखी है और वैसे भी आपको जिसका ख्याल रखना है वो ये चीज़ है, पैरालैक्स एरर ना हो, तो उसके लिए आपने अपनी आंख को बिल्कुल पोजीशन कर लेना है मेनिस्कस के बॉटम के साथ। सो डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं 1.6 वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। आप एक दिन में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हम यूजुअली किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। अब यहाँ पे 4 तरह के यूनिट हमें दिए हुए हैं, मिलीलीटर, लीटर, क्यूबिक मीटर और किलोग्राम। तो अगर हम मिलीलीटर की बात करें जो कि काफ़ी छोटा यूनिट है और आपको पता है कि हम एक दिन के अंदर जो है वो इतना कम पानी तो पीते नहीं है कि हम उसको मिलीलीटर के अंदर कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स जो है वो 3 to 4 लीटर्स वाटर कंज्यूम कर रहा है, तो अब उसको क्यूबिक मीटर में कहना भी फजूल है, क्योंकि क्यूबिक मीटर के अंदर जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मिलीलीटर में क्वांटिटी बहुत कम है, और जबकि किलोग्राम वॉल्यूम का यूनिट ही नहीं है, ये मैस का यूनिट है। तो अब पीछे ऑप्शन बचता है बी, और बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका, क्योंकि हम जो पानी कंज्यूम करते हैं वो उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी होती है कि अगर हम उसको लीटर में मेजर करें तो हमारे पास एक सूटेबल न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड आता है जो कि ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ना बहुत ज़्यादा बड़ा। इसी तरह 7th MCQ है डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। तो इसको आप जरा ध्यान से समझें कि एक डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर है तो आप इससे एक इरेगुलर शेप सॉलिड, फर्स्ट कर लें ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अब आपने इसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो आपके पास इसमें कोई रेगुलर डायमेंशंस मौजूद नहीं है जिनको आप मेजर करके फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम मेजर कर सकें, और ना ही आप उस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसके अंदर इसको ये जो सिलेंडर है या कंटेनर है या कोई और इस तरह की चीज़ उसमें आप इस सॉलिड को डालें और वॉल्यूम मेजर हो जाए। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको पानी से फिल कर लेते हैं या किसी लिक्विड से, और उसके अंदर आपने ये सॉलिड जो जिसका वॉल्यूम आपने मेजर करना है ये आपने डाल देना है। अब जहां जहां तक इसका पानी मौजूद है वहां पे आपने एक सुराख कर देना है, एक ओरिफिस बना लेना है, एक होल बना लेना है। अब जैसे ही आप सॉलिड इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस होल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि जब आप पानी के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो उसके अंदर फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है अपनी जगह बनाने के लिए। तो जैसे ही आप सॉलिड को इंसर्ट करेंगे सिलेंडर के अंदर, ये पानी को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस वाटर इस सिलेंडर से बाहर जो आएगा वो उतना ही वॉल्यूम रखेगा जितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है सिलेंडर के अंदर। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम इरेगुलर शेप सॉलिड का डायरेक्ट वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम इसको पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर डालते हैं। तो जब ये पानी के भरे हुए कंटेनर के अंदर जाता है तो ये उसके अंदर से पानी को डिस्प्लेस करता है, और ये उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितनी जगह इसको चाहिए। इसका मतलब जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना इसका वॉल्यूम होगा। तो जो पानी डिस्प्लेस किया उसको हम एक स्मॉल कंटेनर के अंदर फिल कर लेते हैं और उसका वॉल्यूम हम अगेन
वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके हम इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे जो स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर, तो ये जो कैन हम यूज़ कर रहे हैं इसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ये किसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमने यूज़ की, एक इरेगुलर शेप सॉलिड का। तो यहाँ पे मैस ऑफ लिक्विड भी नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैस ऑफ सॉलिड भी नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट मार्क करेंगे क्योंकि हम इससे सॉलिड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 rods with length 12.321 cm and 10.3 cm are placed side by side. The difference in their length is। इस एमसीक्यू को ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास दो रीडिंग है, एक 12.321 है और दूसरी रीडिंग है हमारे पास 10.3। अब इन दोनों रीडिंग्स का या दोनों मेजरमेंट्स का उसने बोला है आप डिफरेंस निकालें। 2 rods with length 12.321 and 10.3 are placed side by side। दो rods हैं, उनकी दोनों की मेजरमेंट्स ये हमें दी गई हैं। अब आपने बताना है कि इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना है। अगर आप सिंपल मैथ को देखें तो डिफरेंस का मतलब यह है कि हमने दोनों वैल्यूज को माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 1 तो वैसे नीचे आ जाएगा, ये 2 भी वैसे नीचे, क्योंकि इधर 0 कंसीडर कर लेंगे, कोई नंबर नहीं है। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 2 - 0 2 1 - 1 0 आ जाएगा। तो ये 2.021 आंसर आता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जब हम चैप्टर के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपने डाउटफुल डिजिट्स को भी कंसीडर करना है। मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए आपने जो डाउटफुल डिजिट्स हैं उनका ध्यान लाजमी रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाली रीडिंग जो है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट मेजरमेंट देता है, जबकि नीचे वाली जो रीडिंग है वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे रहा है। इसका मतलब इसके ये वाले जो डिजिट हैं ये क्या है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इन डिजिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम इन डिजिट्स को लेंगे जिनमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो 3 - 3 0 और ये 2 आता है, इसका मतलब इसका राइट वाला जो ऑप्शन है वो 2.0 कंसीडर होगा। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला। इसी तरह 9th MCQ है 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स। 4 स्टूडेंट हैं जो वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करते हैं, जो कि हमारे पास रीडिंग यहाँ पे नीचे लिखी गई है 3.4 सेंटीमीटर, 3.475 सेंटीमीटर, 3.47 एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो इनमें से हमने बताना है कि वर्नियर कैलिपर के अकॉर्डिंग करेक्ट मेजरमेंट कौन सी हो सकती है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर के अंदर होता है 0.1 मिलीमीटर, और अगर इसी लीस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रीडिंग्स हमें जो दी गई है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो हम सेंटीमीटर वाला जो लीस्ट काउंट है उसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं 0 और 1। इसका मतलब जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली जाएगी वो भी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट वही होगी जिसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स मौजूद है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है डिजिट मौजूद। उसके बाद यहाँ पे इसने 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया, इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया और इसने भी 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर किया। लेकिन वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट मेजरमेंट आती है। इसका मतलब यहाँ पे जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मौजूद है वो ऑप्शन राइट है, जो कि 3.47 सेंटीमीटर बनता है। इसी तरह नंबर 10 पे जो MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ दिस बुक। अगर इस बुक की हम शीट की बात करें, जैसे ये एक पेज है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो सकती है, तो उसके लिए उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हमने एक एस्टिमेट लगाना है, मेजर नहीं करना, सिर्फ अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो राइट हो सकती है। तो इसमें आप अगर देखें ये वाला 6 × 10⁻25 तो पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है। अगर हम 10⁻15 देखें तो ये भी एक बहुत छोटा नंबर बनता है, इसका मतलब ए और सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बी और डी की, तो इन दोनों ऑप्शंस में से हम एक को कंसीडर कर लेते हैं। तो चले हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बी वाला ऑप्शन है 1 × 10⁻⁻4 और हमारे पास डी वाला ऑप्शन है 4 × 10⁻²। अब इसमें अगर आप देखें 4 × 10⁻² दोनों मीटर्स में, 4 × 10⁻² इसको ओरिएंटेशन में अगर आप चेंज करें या सिंपली आप इसको सोल्व करें और इसी तरह इसको भी, तो यहाँ पे 10⁻4 है, अगर आप इसको लिखेंगे 0.001 मीटर आएगा ये, ठीक है, ओरिएंटेशन के अंदर। और इसी तरह यहाँ पे इसको भी अगर आप राइट करते हैं 4 × 10⁻² तो ये आपके पास आता है 0.2 पावर है, तो पॉइंट को आपने 2 डिजिट उधर लेके जाना है तो 0.4 मीटर आएगा। और अब यहाँ पे आपके पास 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं जो कि हमारे पास है, एक है 0.0001 मीटर और एक है 0.04 मीटर। अब अगर आपको मीटर में कोई आइडिया नहीं हो रहा तो आप इसको सेंटीमीटर में भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.04 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आता है। तो अब आपको भी इतना आइडिया है कि 4 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर तकरीबन इतना है, तो 4 सेंटीमीटर तकरीबन इतना हो जाएगा। तो क्या इतना मोटा कोई शीट हो सकती है, कोई पेज हो सकता है जिसकी थिकनेस इतनी हो? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें तो इसका मतलब ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 0.01 मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, सॉरी, तो 0.01 सेंटीमीटर तक थिकनेस हो सकती है बुक की शीट की। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला है, 1 × 10⁻⁴। इसी तरह अगर आप इस MCQ को देखें जो 11 वाला है, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल।
इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर द 1 ईयर कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक 1 ईयर कैलिपर में वो कह रहा है 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन है, छोटी जो डिवीजन है 1 ईयर स्केल के ऊपर वो 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर काउंट की जाए तो वो मेन स्केल की 9 डिवीजन के इक्वल है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, अगर मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो हाफ मिलीमीटर है तो 1 ईयर कांस्टेंट कितना होगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि 1 ईयर कांस्टेंट में जब मेन स्केल की एक डिवीजन 1 मिलीमीटर होती है तो 1 ईयर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है 0 पॉइंट, यहाँ पे मिलीमीटर में ऑप्शन दिए तो 0.1 मिलीमीटर आती है। तो अब उसने बोला हाफ मिलीमीटर है, ये अगर हाफ मिलीमीटर हो जाए मतलब 1/2 मिलीमीटर तो फिर ये भी हाफ हो जाएगा हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, तो ये आंसर आएगा 0.05 मतलब 0.01 मिलीमीटर का हाफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0.05 मिलीमीटर होगा। इसको आप एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, जिसका मेथड ये है कि आपने डेफिनेशन पढ़ी है 1 ईयर कांस्टेंट की। 1 ईयर कांस्टेंट इक्वल होता है द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस लेते हैं तो 1 ईयर कांस्टेंट आता है। तो बाय फॉर्मूला भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो मेन स्केल डिवीजन अगर हम देखें जो कि हमारे पास आ रही है हाफ मिलीमीटर मतलब ये 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, और 1 ईयर स्केल डिवीजन उसने दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू उसकी नहीं दी लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो उसने बोला है 10 डिवीजन जो 1 ईयर स्केल की हैं वो मेन स्केल की 9 डिवीजन के इक्वल है। सो वी कैन राइट 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो अब हमें 1 ईयर स्केल डिवीजन काउंट करनी है, उसकी लेंथ काउंट करनी है। तो हम सबसे पहले तो 1 डिवीजन निकालेंगे ना, ये 10 डिवीजन है तो अगर हम 1 डिवीजन की निकालें 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 9, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9/10, मतलब अगर 10 डिवीजन हो तो 9 के इक्वल है, अगर 1 डिवीजन हो तो 9/10 के इक्वल हुई यूनिटी मेथड को अगर हम यूज़ करें। और इसी तरह अगर इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है तो एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल की 0.5 है और हमारे पास टोटल इतनी है। तो अगर हमें 9/10 की लेंथ निकालनी है तो हम इसको 0.5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 0.45 मिलीमीटर। तो मतलब 1 ईयर स्केल डिवीजन हमारे पास है 0.45 मिलीमीटर। तो अगर आप इनको माइनस करें तो आंसर आता है 0.05 मिलीमीटर। तो आप इस तरीके से भी इस एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है उस लॉजिक के जरिए भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में स्टडी करेंगे।